Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today's we will discuss on the CUSAT lecture 4 for the research methodology section. Before I would like to start my this topic, I would like to request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material. Let us begin with this. Okay, so what does you know about the research methodology? Okay, this is a section that is coming from the total research aptitude sections. Okay, so how a research is performed, okay, what are the procedures of performing a research, this kind of subject deals with those kind of things. Okay, so let us discuss the question first. Okay, so a reasoning where we start with a certain particular statement and conclude with a universal statement is given. Okay, so there are four options: deductive reasoning, inductive reasoning, transcendental reasoning and intuitive reasoning. Okay, in the explanation you can see that deductive reasoning is also called as deductive logic. Okay, it is a kind of a logic. Okay, is the process of reasoning from one or more statement, that is premises, to reach a logical conclusion. Okay, so there are two or more statements, those are called as premises. Okay, those are called as premises. You know, this is a very important word in the research methodology section because lots of exams uses this word. This is premises, from the statements where we come to an conclusion. Okay, those are called premises. Okay, then we are converting it to a logical conclusion. Okay, now let us discuss with an example. The example is given: all men are mortals and Harold is a man. Okay, therefore Harold is a mortal. Okay, so यहाँ पे क्या समझा रहा है वो कि ऑल मेंस आर मोर्टल मीन्स कि सारे के सारे आदमी जो हैं वो मर सकते हैं, ठीक है, और हैरोल्ड एक आदमी है, ठीक है, देयरफॉर हैरोल्ड भी मर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर स्टेटमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि आपका जो क्वेश्चंस पूछा है उसमें उसने पूछा है कि सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट से स्टार्ट होते हुए कंक्लूड करेगा यूनिवर्सल स्टेटमेंट में, दैट्स व्हाई डिडक्टिव रीजनिंग विल नॉट बी द आंसर हियर। ओके, तो अगर हम सेकंड वाले पोर्शन पे चलते हैं जहां पे इंडक्टिव रीजनिंग की हम बात करते हैं, तो इंडक्टिव रीजनिंग इज द अपोजिट टू डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, सो इंडक्टिव रीजनिंग मेक्स ए ब्रॉड जनरलाइजेशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। हाँ, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि ब्रॉड जनरलाइजेशन जब हो रहा है, ठीक है, ब्रॉड जनरलाइजेशन मतलब है कि आप यूनिवर्सल को बना रहे हैं, कहां से, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप यूनिवर्सल्स को बना रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल टाइप ऑफ व्हाट स्टेटमेंट, सो द आंसर विल बी इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, सो आप एक एग्जांपल के साथ समझिए, द कॉइन आई पुल्ड फ्रॉम ए बैग इज अ पेनी, दैट कॉइन इज अ पेनी, दीज आर टू प्रीमाइजेस। ओके, ए थर्ड कॉइन फ्रॉम ए बैग इज ए पेनी। सो अगर आप इस तरीके से सारे स्टेटमेंट्स को अगर टुगेदर कंबाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देयरफॉर ऑल द कॉइन्स इन अ बैग्स आर पेनीज। अगर एक पेनी निकल रहा है, दूसरा पेनी निकल रहा है और तीसरा भी पेनी निकल रहा है, ठीक है, तो सारे के सारे जो कॉइन्स होंगे वो उस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको इंडिविजिव करके उसको पता कर सकते हैं कि ऑल बैग्स में सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो पेनीज हैं, ठीक है। दिस इज ए सिंपल थिंग यू शुड नो। यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट से या तो पर्टिकुलर प्रीमाइजेस से हम यूनिवर्सल कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। लेट अस डिस्कस द टू मोर थिंग्स, जहां पे बोला है ट्रांसकेंडल एंड इंट्यूटिव रीजनिंग की बात। तो हम जैसे कि जानते हैं कि ट्रांसकेंडल रीजनिंग की बात चल रही है, ठीक है। तो ट्रांसकेंडल रीजनिंग में हम अगर देखें तो इसको कंट ने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। तो कंट के द्वारा दिए गए इस रीजनिंग में वो बोल रहा है कि transcendental reasoning for a Kant is a reason pertaining to a necessary condition of experience. Okay, so on the basis of experience, if you are dealing with some kind of reasoning, that is called transcendental reasoning. Okay, a transcendental argument is a deductive philosophical argument which take से मैनिफेस्ट। ओके, तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि एक ट्रांसकेंडल आर्गुमेंट जो होता है वो एक फिलोसोफर के दिए हुए तथ्य के बेसिस पे भी आप उसको पता कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अगर एक फिलोसोफर ने, जो कि फिलोसोफर होते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, तो उनके दिए हुए स्टेटमेंट्स पे अगर हम कुछ रीजनिंग को निकाल रहे हैं तो हम उसको ट्रांसकेंडल रीजनिंग बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो दिस विल बी द ट्रांसकेंडल रीजनिंग। ओके, नाउ यू कम टू इंट्यूटिव रीजनिंग, ठीक है। विद द इंट्यूट सेंस वी डिजिग्नेट द स्ट्रिक्ट एंड अनकॉन्शियस नोइंग विदाउट ए
डिडक्शन और रीजनिंग। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं होता है, ये आपकी गट फीलिंग की बात चलती है कि आपकी गट फीलिंग कैसे बता रही है कि यहाँ पे ये चीज होने वाला है, ठीक है, आपको ख्याल आ रहा है, ठीक है, आप अपने ख्याल के बेसिस पे अगर कोई रीजनिंग को डिफाइन कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो एक इंट्यूटिव रीजनिंग होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको रीजनिंग वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टेप्स पता होने चाहिए। तो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, पहले होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, जहां पे आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर आता है रिव्यू द लिटरेचर, आप रिव्यू करते हैं उस पूरे रिसर्च को, कैसे आपको डील करना होता है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द पास्ट एक्सपेरिमेंट्स जो हो रखे हैं, ठीक है। थर्ड में आप क्लैरिफाई करते हैं प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फोर्थ में आप क्लियरली डिफाइन करते हैं टर्म्स कंडीशंस जो होते हैं और किस तरीके के टूल्स आपको यूज करने होते हैं रिसर्च में, उस चीज को करते हैं। फिर आपका जो फिफ्थ नेक्स्ट होता है उसमें आप प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द हाइपोथेसिस। फिर आप करते हैं डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, फिर डेवलपमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा। एट्थ में आप एनालाइज करते हैं डाटा को, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें आप देख सकते हैं कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के पहले आप टूल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। आप किस तरीके के रिसर्च टूल को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा जो है वो एंड में आ रहे हैं, तो वो आपके आंसर्स नहीं हो सकते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लर्नर्स ने पहले एक डिजिटेशन लिखा होगा या किसी तरीके का पेपर्स लिखा होगा जिसमें कि आपने पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया होगा, फिर मेथोडोलॉजी सेक्शन को डिफाइन किया होगा, फिर आपने उसके हाइपोथेसिस को डिफाइन किया होगा, फिर आपका कलेक्शन ऑफ डाटा हुआ होगा और एनालिसिस किया होगा, ठीक है। तो वो जो प्रोसीजर होता है किसी भी रिसर्च को ओरिएंट करने का, उस बेसिस पे आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस से पहले जो स्टेप है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, ओके, दिस इज द आंसर, ठीक है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज डीलिंग अबाउट द क्वेश्चनर, ठीक है। तो क्वेश्चनर होता क्या है बात करते हैं, ठीक है। तो a questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information, okay। तो ये series of questions का एक सीक्वेंस होता है, इस तरीके का एक पेपर होगा, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस लिखे होंगे, ठीक है, और उसमें आपको उन क्वेश्चंस को फिल करने होंगे डिफरेंट पर्सन से, ठीक है। तो आपका ये सर्वे होता है, एक तरीके से सर्वे होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चनर्स फॉर्म करते हैं और क्वेश्चनर्स के थ्रू से आप रेस्पोंडेंट से उसका इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनर कैन बी थॉट ऑफ काइंड ऑफ रिटन इंटरव्यू, ठीक है। ये एक तरीके का रिटन इंटरव्यू भी आप बता सकते हैं कि ये रिटन इंटरव्यू है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे आप समझ में सकते हैं कि रिसर्च टूल्स तो होगा नहीं, मेजरमेंट टूल्स भी एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं, टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस, ये भी डाटा एनालिसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप सिर्फ डाटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं। तो ये टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो क्वेश्चनर का जो होगा मीनिंग दैट इज द टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चनर्स किस तरीके के होते हैं। जैसे कि आप पता कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्वेश्चनर्स, जिसमें आपके आजकल के जमाने में गूगल फॉर्म का जमाना आ चुका है, गूगल फॉर्म में आपके डिटेल्स लिए जा सकते हैं, तो वो कंप्यूटराइज्ड क्वेश्चनर होता है। टेलीफोनिक क्वेश्चनर में आप जैसे कि किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ पे टेलीफोनिक क्वेश्चन कर सकते हैं। इन हाउस सर्वे, हाउस टू हाउस आप सर्वे घूम के कर सकते हैं। मेल क्वेश्चनर मेल पे भेज सकते हैं। ओपन कहीं पे सभा बैठे हैं किसी कॉन्फ्रेंस में तो वहां पे भी क्वेश्चनर हो सकता है। मल्टीपल चॉइस के बेस पे क्वेश्चनर बना सकते हैं। डिक्टोमस क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं और स्केलिंग क्वेश्चंस भी हो सकता है, ठीक है। डिक्टोमस का अर्थ है आपका टू डिवीजन क्वेश्चंस, यस और नो टाइप का क्वेश्चंस भी आप डाल सकते हैं। स्केलिंग में आप हाई, लो, उसके बाद वेरी लो, इस तरीके के स्केल के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस बेस्ड जो इस तरीके के क्वेश्चनर्स होते हैं, ये टाइप्स होते हैं क्वेश्चनर के, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस is about the control group, okay। what is control group, ठीक है। तो let us define first the control group होता क्या है, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। so the control group consists of the elements that present exactly the same characteristics of the experiment group,
ओके तो किसी भी एक्सपेरिमेंट ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है आपका कंट्रोल ग्रुप की तरह, ठीक है। एक्सेप्ट क्या होता है कि आपका वेरिएबल अप्लाइड टू द लेटर, ठीक है। आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब आपके जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं वो आप कंट्रोल ग्रुप पे नहीं करते हैं। कंट्रोल ग्रुप एक स्टैंडर्ड ग्रुप होता है जिसको आप सेट करते हैं, उससे आप कंपेयर करते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को, ठीक है। यहां बात आती है, ठीक है। तो दिस group of scientific control enables the experimental study of one variable at a time and it is a essential part of a scientific method। मतलब इसकी एक चीज है कि आप यहाँ पे एक ही वेरिएबल को एक ही टाइम में पता कर सकते हैं। लाइक वी कैन सी, आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आपको वाटरिंग करना है एक पर्टिकुलर पॉट में, ठीक है। वाटरिंग करना है एक पर्टिकुलर पॉट में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। एक पॉट पे आपने वाटरिंग नहीं की और दूसरे पॉट में आपने वाटरिंग की, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। और ये आपका कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। आप कंट्रोल ग्रुप को में एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि एक खाली पॉट जिसमें पानी ना दिया हो और एक पॉट जिसमें पानी दिया हो उसके बीच में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वहां पे दैट वाज फ्रैक्शन ऑफ सीड्स दैट स्प्राउट, आपने यहाँ पे ऑलरेडी सीड्स डाल रखे थे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल था आपका सीड का स्प्राउट होना, वो आपका वाटर जिस ग्रुप पे दिया गया था वहां पे 9 सीड्स स्प्राउट कर गए 10 में से, जबकि जिसमें वाटर नहीं दिया गया था वहां पे आपका 9 सीड स्प्राउट नहीं किए। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ जो कि अमाउंट ऑफ वाटर था, और डिपेंडेंट वेरिएबल था फ्रैक्शन ऑफ सीड्स दैट स्प्राउट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंट्रोल ग्रुप सेट किया था, ठीक है, आपको टेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज द वाटरिंग ऑफ व्हाट पॉट्स। ओके सो इसका आंसर भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा क्योंकि कंट्रोल ग्रुप्स का यूज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। नाउ दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल क्योंकि हम लोगों ने इंडक्टिव लॉजिकल जो है वो पहले ही पढ़ रखा है, व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग से, ठीक है। तो इंडक्टिव लॉजिक जो होता है वो ऑब्वियसली पर्टिकुलर टेस्ट से जनरल होगा क्योंकि जनरल टू जनरल होने से रहा, ठीक है। जनरल टू पर्टिकुलर तो आपका डिडक्टिव होता है और पर्टिकुलर तो आपका जनरल जो होता है दैट इज इंडक्टिव, क्योंकि हमने ये क्वेश्चंस पहले ही क्वेश्चंस में कर रखा है, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पाई चार्ट आप जानते हैं डाटा को एक सर्कल के फॉर्म में डिवीजन करना अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, ठीक है। टेबल तो आप जानते ही हैं, टेबल में डाटा को सेट किया जाता है, ठीक है। बार चार्ट में आपके हिस्टोग्राम्स पैदा होते हैं बार चार्ट में, ठीक है। बार चार्ट में आपके ऐसे बार्स पैदा होते हैं, वर्टिकल हो सकता है नहीं तो हॉरिजॉन्टल बार्स हो सकता है, ठीक है। हिस्टोग्राम की बात करें तो वो एक लाइन बनता है हिस्टोग्राम की तरह, ठीक है। सो ये दिस ऑल आर ग्राफिकल, दिस ऑल आर ग्राफिकल, बट यहाँ आंसर पूछा था नॉट, तो नेट नॉट होगा तो टेबल होगा क्योंकि हम टेबल के डाटा से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके। तो किसी भी रिसर्च का या किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का या किसी भी तरीके का शोध का या इन्वेंशन का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बताता है वो उसका हकदार बताता है, समझ में आ रहा है, उसका हकदार बताता है, मतलब उसका हक कितना है, ठीक है। तो अगर एक बात करें, एक one author has published one kind of paper, okay, so all the authors mentioned in that paper they have rights over that paper, okay, they can have their property on it, okay। सपोज आपकी कोई जमीन है तो उस पे आपका अधिकार है, ठीक है। तो इस अधिकार के लिए आप वहां का जमीन का जो नामकरण करते हैं वो अपने नाम पे करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी भी रिसर्च को अगर आपने कर रखी है तो उस रिसर्च का जो राइट्स है, ठीक है, वो आपके पास होता है, उसको किसी और के द्वारा कॉपी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उस टर्म को हम बोलते हैं कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट नहीं किया जा सकता किसी और के द्वारा क्योंकि वो आपकी बनाई हुई रिसर्च है, ठीक है। ट्रेडमार्क आता है, ट्रेडमार्क आपने एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क सेट किया है, ठीक है। आपकी कंपनी ने एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क सेट किया है, वो आपके कंपनी का आइकॉन है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बोले तो दैट डिफाइंस द ट्रेडमार्क, ठीक है। पेटेंट्स की बात करते हैं, आपने कोई नया पेटेंट निकाला है, ठीक है। आपके जैसे कि दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द बायोलॉजिकल टर्म्स, ओके, यू हैव
invented a new kind of medicine for a particular kind of bacteria, that is a patent that have intellectual property of yours. ओके, सो जिसने उसको निकाला है तो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जबकि थ्रेजरस की बात करें तो थ्रेजरस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होते हैं, वो एक तरीके के रेफरेंस सोर्सेस होते हैं, ठीक है, तो उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमारा थ्रेजरस नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ बात करते हैं, वहां पे बोल रहा है ए कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। ओके, सो जो भी कॉमन रिसर्च होता है उसकी रिलायबिलिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक वैलिडिटी होता है कि रिसर्च वैलिड है या अनवैलिड है, उसको चेक करने के लिए उसकी रिलायबिलिटी जरूर टेस्टिंग होनी चाहिए। इज अ वे ऑफ असेसिंग द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट एंड प्रोसीजर यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा। ओके, सो क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं किसी भी रिसर्च का, ताकि आपका रिसर्च काफी अच्छा बने और आप लोग उसको यूज कर सके, ठीक है। दूसरा चीज आता है यूजेबिलिटी। अगर आपका रिसर्च की जो स्टेप्स है वो अगर दोबारा रीयूजेबल नहीं होते हैं और यूजर इंटरफेस नहीं होता है, तो उसको जो ऑडियंस होती है वो उसको रीड नहीं कर सकते और उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो उस तरीके का रिसर्च का कोई वजूद नहीं होता है, ठीक है। तो इट शुड बी यूजेबल, ठीक है, तो आपका रिसर्च जो हो रखा है उसको आप दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स कैन यूज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिसर्च टू डिफाइन देयर पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दैट अलाउज यू टू डिस्कवर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइंटिफिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक जरूरी चीज है जो कि होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सारे के सारे पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज। ओके, सो डिक्शनरी में तो आप सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग ढूंढते हैं, डायरेक्टरी में आपका फोन डायरेक्टरी की बात कर ले तो फोन नंबर होता है, बिब्लियोग्राफी में आप सिर्फ रेफरेंस डालते हैं कहां से आप उसको उठाते हैं, तो दैट इज द सोर्स। बट एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स giving the information on many subjects or many aspects of one subject। okay, so this is possible क्योंकि यहाँ पे आप descriptive form में बहुत सारे informations को gather करते हैं एक particular topic पे, तो encyclopedia is the best answer for this question। now moving on to the next question, the next question tells us that what is bibliography। okay, so bibliography की बात करते हैं हम, ठीक है। तो bibliography में क्या समझा रहा है वो, तो बिब्लियोग्राफी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी में अगर हम बात करें तो बिब्लियोग्राफी होती क्या है, लेट अस डिफाइन फर्स्ट। ए बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ ऑल सोर्स यू हैव यूज्ड वेदर और रेफरेंस्ड और नॉट in a process of researching your work। in general a bibliography should include the author's name, the title of the work, the name and the location of company that published your source। ठीक है, तो आप कहीं भी किसी भी रिसर्च का अगर आप पेपर्स में जाके देखते हैं, you should go and type in Google Scholar a particular kind of topic। okay, Google Scholar, you can type a particular kind of topic in a Google Scholar। okay, here you can see, you can download the paper। okay, you can see at the end there is a reference, there is a reference। okay, there is a reference section। okay, वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे पहले ऑथर का नाम मेंशन होता है और उसके बाद पेपर का टाइटल मेंशन होता है और उसके बाद उसका सोर्स वगैरह जो भी होता है, कंपनी ने पब्लिश किया है वो डेट के साथ वो भी मेंशन होता है। सो this is a particular kind of referencing type of thing। okay, so in a research topic, so the answer, the most appropriate thing will be list of references cited in a research paper। क्योंकि आप किसी भी रिसर्च को बनाने के लिए आपको पास्ट लिटरेचर की स्टडी करनी होती है, तो उन लिटरेचर्स को आपने जहां पे साइटेड किया है उसको हम बिब्लियोग्राफी या तो रेफरेंस के फॉर्म में एंड में हम उसको डिनोट करते हैं कि हमारा सोर्स कहां से है, ठीक है। तो ये हुआ आपका बिब्लियोग्राफी। नाउ मूविंग ऑन टू द एच इंडेक्स। ठीक है, एच इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एच इंडेक्स होता क्या है, एक इंडेक्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच सच दैट ए गिवन ऑथर और जर्नल हैज पब्लिश्ड एच पेपर्स दैट हैज बीन साइटेड एट लीस्ट एच टाइम्स। ठीक है, तो एच टाइम्स किसी भी पेपर को अगर साइटेड किया गया है, ठीक है, दैट इज द एच इंडेक्स। ओके, ठीक है, सपोज एक ऑथर ने 10 पेपर पब्लिश किए हैं, ठीक है, एक ऑथर ने 10 पेपर पब्लिश किए हैं और उन 10 पेपर को 10 बार साइट किया गया है, ठीक है, उन पेपर को 10 बार साइट किया गया। साइटेशन का अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप बात करें, अगर हम बात करें तो एटॉल करके, एटॉल, ठीक है, ऑथर का नाम लिखा जाता है एक्स एटॉल 2018, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिसर्च पेपर में देख सकते हैं कि वहां पे साइटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑथर का नाम और डेट कब उसने पब्लिश किया है उसको साइटेड करते हुए लिखते हैं। तो इसी तरीके से अगर उस पेपर को रेफरेंस लेते हुए अगर 10 बार साइट किया गया है, ठीक है,
उस साल में, ठीक है, उस पेपर को अलग अलग 10 पेपरों में साइट किया गया है, दैट विल बी इट्स एच इंडेक्स, ठीक है। एक पेपर को मैक्सिमम टाइम्स कितने बार साइट किया गया है वो उस पेपर का एच इंडेक्स होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे एक इंडिविजुअल रिसर्चर को भी साइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बात की एटॉल में, यहाँ पे एक्स की बात की तो ऑथर को साइट कर सकते हैं, ठीक है। आप बार बार किसी एक यूनिवर्सिटी का यूज भी कर सकते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी के रिसर्च को आप बार बार साइट कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। आप होल इंस्टीट्यूशंस को भी साइट कर सकते हैं। तो ये एच इंडेक्स जो होता है ये पूरे यूनिवर्सिटीज के लिए काउंट होता है, इंडिविजुअल रिसर्च के लिए भी काउंट हो सकता है और होल इंस्टीट्यूशन के लिए भी काउंट हो सकता है, ठीक है। तो आज हम अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी का फर्स्ट सेक्शन खत्म कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। अगर कोई डाउट्स है आप यू कैन कमेंट एंड आई विल हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आप बहुत जल्दी ला रहे हैं, इसी आज ही लाएंगे, ठीक है। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पहला सेक्शन था सीयूसेट ईवीएस पेपर का, ठीक है। हैव ए नाइस डे।